नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बीकॉम के सबसे महत्वपूर्ण विषय कॉस्ट अकाउंटिंग के लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को आसान भाषा में समझेंगे। ये प्रश्न CSJMU कानपुर, आगरा यूनिवर्सिटी और अन्य यूपी के विश्वविद्यालयों में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट 1 के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। NS क्वेश्चन 1, Define cost accounting. Explain its nature, scope and advantages. लागत लेखा की परिभाषा करते हुए इसके स्वरूप, क्षेत्र एवं लाभों की व्याख्या कीजिए। लागत लेखांकन वह प्रणाली है जिसके माध्यम से किसी उत्पाद या सेवा की कुल लागत का निर्धारण किया जाता है। इसमें लागत को एकत्रित करना, वर्गीकृत करना, विश्लेषण करना और नियंत्रित करना शामिल होता है। इसका स्वरूप वैज्ञानिक, विश्लेषणात्मक और निरंतर प्रक्रिया वाला होता है। इसका क्षेत्र सामग्री लागत, श्रम लागत, ओवरहेड लागत, लागत नियंत्रण, मूल्य निर्धारण और निर्णय निर्धारण तक फैला है। इसके लाभ, कास्ट कम होती है, संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है, मूल्य निर्धारण में सहायता मिलती है और प्रबंधन को सही निर्णय लेने में मदद मिलती है। क्वेश्चन 2, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लागत लेखांकन और वित्तीय लेखांकन में अंतर बताइए। लागत लेखांकन संस्था के आंतरिक प्रबंधन के लिए होता है, जबकि वित्तीय लेखांकन बाहरी उपयोगकर्ताओं, निवेशक, ऋणदाता, सरकार आदि के लिए। कास्ट अकाउंटिंग लागत की योजना और नियंत्रण पर ध्यान देता है, वही वित्तीय लेखांकन अतीत के लेन देन के आधार पर लाभानी खाता और बैलेंस शीट तैयार करता है। कास्ट अकाउंटिंग में रिपोर्ट्स बार बार बनाई जाती है, जबकि वित्तीय रिपोर्ट वार्षिक या अवधिवार। कास्ट अकाउंटिंग भविष्य उन्मुख होता है, जबकि वित्तीय लेखांकन ऐतिहासिक डेटा पर आधारित। क्वेश्चन 3, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन इंस्टॉलेशन ऑफ अ कॉस्टिंग सिस्टम। एक कॉस्टिंग सिस्टम की स्थापना के चरण समझाइए। कॉस्टिंग सिस्टम लागू करने के मुख्य चरण इस प्रकार है। व्यवसाय की प्रकृति और उत्पादन प्रक्रिया का अध्ययन, लागत केंद्र और लागत इकाइयों का निर्धारण, सामग्री, श्रम और ओवरहेड से संबंधित प्रक्रियाओं का डिजाइन, आवश्यक फॉर्म, रजिस्टर और रिकॉर्ड तैयार करना, कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना, सिस्टम को प्रयोग में लाकर परीक्षण करना, अंतिम रूप से इसे नियमित संचालन में लागू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट्स? डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट्स। लागतों के वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है? लागतों के विभिन्न प्रकार बताइए। लागतों का वर्गीकरण मतलब लागतों को समान गुणों के आधार पर समूहों में बांटना। मुख्य प्रकार, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लागत, स्थिर, परिवर्तनशील और अर्ध परिवर्तनशील लागत, उत्पाद लागत एवं अवधि लागत, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल्स, नियंत्रित एवं अनियंत्रित लागत, अवसर लागत, डूबत लागत, मार्जिनल लागत आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द परचेज, स्टोरेज कंट्रोल ऑफ मटेरियल इन कॉस्ट अकाउंटिंग। लागत लेखांकन में सामग्री की खरीद, भंडारण और नियंत्रण की व्याख्या कीजिए। सही सामग्री खरीद के लिए सप्लायर चयन, कोटेशन प्राप्त करना और खरीद आदेश जारी करना आवश्यक है। भंडारण के लिए व्यवस्थित गोडाउन, बिन कार्ड, स्टोर्स लेजर और सुरक्षित स्टॉक रखाव जरूरी है। सामग्री नियंत्रण के तरीके EOQ, ABC एनालिसिस, स्टॉक लेवल्स, परपेचुअल इन्वेंट्री, फिजिकल वेरिफिकेशन आदि। इनसे सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित होती है और बर्बादी कम होती है। नाउ वी वॉच शॉर्ट आंसर। वर्ड टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन 6, डिफाइन कॉस्ट यूनिट एंड कॉस्ट सेंटर। लागत इकाई एवं लागत केंद्र को परिभाषित करें। लागत इकाई वो माप है जिसमें लागत को व्यक्त किया जाता है, जैसे प्रति किलो, प्रति लीटर, प्रति यूनिट। लागत केंद्र संगठन का वो हिस्सा है जहां लागतें एकत्रित की जाती है, जैसे विभाग, मशीन, सेल्स एरिया।
Question 7. Control techniques ABC, EOQ. Perpetual inventory. नियंत्रण तकनीकें ABC, EOQ. लगातार इन्वेंट्री प्रणाली. ABC विश्लेषण में वस्तुओं को उनकी लागत महत्व के आधार पर A, B, C वर्गों में रखा जाता है. EOQ वो मात्रा है जिस पर ऑर्डर करने से कुल लागत न्यूनतम रहती है. परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम लगातार स्टॉक रिकॉर्ड अपडेट रखता है ताकि तुरंत स्टॉक पता चल सके. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टॉक लेवल्स, मैक्सिमम, मिनिमम, रीऑर्डर लेवल. स्टॉक स्तर अधिकतम, न्यूनतम, पुनः आदेश स्तर. अधिकतम स्तर स्टॉक की ऊपरी सीमा. न्यूनतम स्तर वो न्यूनतम मात्रा जिसके नीचे स्टॉक नहीं गिरना चाहिए. रीडर लेवल वो स्तर जहां नया ऑर्डर देना आवश्यक हो जाता है. नेक्स्ट. एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. लागत लेखांकन के लाभ लिखिए. लागत कम करने में मदद, संसाधनों का कुशल उपयोग, मूल्य निर्धारण आसान, हानियों का पता चलता है, विभागीय प्रदर्शन सुधरता है, भविष्य की योजना और नियंत्रण प्रभावी बनता है. यूनिट 2. लेबर कॉस्ट ओवरहेड्स. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. क्वेश्चन 1. एक्सप्लेन लेबर कॉस्ट. व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स. श्रम लागत क्या है, इसके अवयव समझाइए. लेबर कॉस्ट वह कुल राशि है जो मजदूरों पर खर्च की जाती है, जैसे मजदूरी, भत्ते, बोनस, पीएफ, ईएसआई और अन्य लाभ. इसके मुख्य अवयव है प्रत्यक्ष श्रम लागत, अप्रत्यक्ष श्रम लागत, भत्ते, छुट्टी वेतन, बोनस, ओवरटाइम भुगतान और कर्मचारी लाभ जैसे पीएफ, ग्रेच्युटी इत्यादि. क्वेश्चन 2. एक्सप्लेन द कॉजेज एंड कंट्रोल ऑफ आइडल टाइम एंड ओवरटाइम. निष्क्रिय समय और ओवरटाइम के कारण एवं नियंत्रण बताइए. आइडल टाइम इसलिए होता है जब कर्मचारी उपस्थित है लेकिन काम उपलब्ध नहीं है. इसके कारण मशीन खराब होना, सामग्री की कमी, बिजली गुल होना, प्लानिंग खराब होना आदि. नियंत्रण सही प्लानिंग, मशीन मेंटेनेंस, सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना और सुपरविजन मजबूत रखना. ओवरटाइम के कारण काम की अधिक मांग, अर्जेंट ऑर्डर्स, मशीन क्षमता कम होना या स्टाफ की कमी. नियंत्रण सही मैन पावर प्लानिंग, शिफ्ट्स का प्रबंधन और ओवरटाइम के सही नियम लागू करना. क्वेश्चन 3. डिस्कस डिफरेंट मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट एंड इंसेंटिव प्लान्स. मजदूरी भुगतान की विधियां तथा प्रोत्साहन योजनाओं की व्याख्या कीजिए. मुख्य वेज पेमेंट मेथड्स: टाइम रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम. इंसेंटिव प्लान्स: हेल्सी प्लान, रोवन प्लान, टेलर डिफरेंशियल पीस रेट, मेरिक प्लान, गैंट बोनस प्लान. टाइम रेट में समय के आधार पर भुगतान होता है, जबकि पीस रेट में उत्पादन के आधार पर. इंसेंटिव प्लान्स का उद्देश्य मजदूरों को अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित करना होता है. क्वेश्चन 4. व्हाट इज लेबर टर्नओवर. एक्सप्लेन इट्स कॉजेज एंड मेथड्स ऑफ मेजरमेंट. श्रम आवर्तन क्या है, इसके कारण और मापन विधियां बताइए. लेबर टर्नओवर का अर्थ है कर्मचारियों का नौकरी छोड़ना और नए कर्मचारियों का आना. कारण: नौकरी से असंतोष, कम वेतन, खराब कार्यस्थितियां, अन्य कंपनियों में बेहतर अवसर, व्यक्तिगत कारण, इलनेस आदि. मापन विधियां: सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड, फ्लक्स मेथड. इन विधियों में कर्मचारी निकलने और भर्ती होने की संख्या को कुल कर्मचारियों से तुलना कर प्रतिशत निकाला जाता है. क्वेश्चन 5. एक्सप्लेन द कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स. ओवरहेड्स का संग्रहण, वर्गीकरण तथा आवंटन समझाइए. ओवरहेड्स वे अप्रत्यक्ष खर्च हैं जिन्हें सीधे किसी उत्पाद से नहीं जोड़ा जा सकता. कलेक्शंस में सभी अप्रत्यक्ष खर्चों को इकट्ठा किया जाता है. क्लासिफिकेशन में खर्चों को फैक्ट्री, ऑफिस, एडमिन, सेल्स और वितरण आधारित वर्गों में बांटा जाता है. एलोकेशन में खर्च को सीधे उस विभाग से जोड़ा जाता है जहां वो हुआ है. अपॉर्शनमेंट में खर्च को विभिन्न विभागों में तार्किक आधार पर बांटा जाता है. क्वेश्चन 6. एक्सप्लेन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स विद एग्जांपल्स.
प्राथमिक एवं द्वितीयक वितरण का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में सभी ओवरहेड्स को अलग अलग विभागों, प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट्स में बांटा जाता है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में सर्विस डिपार्टमेंट्स के खर्चों को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में स्थानांतरित किया जाता है, जैसे बिजली विभाग का खर्च सभी उत्पादन विभागों में बांटना। उदाहरण, कैंटीन खर्च को सभी विभागों में कर्मचारियों की संख्या के आधार पर बांटना। क्वेश्चन 7, व्हाट इज मशीन आवर रेट? हाउ इज इट कैलकुलेटेड? मशीन आवर दर क्या है? इसे कैसे गणना करते हैं? मशीन आवर रेट का अर्थ है एक मशीन को 1 घंटे चलाने की लागत। इसमें मशीन से संबंधित सभी खर्च, मूल्यह्रास, पावर, स्नेहक, मरम्मत, मशीन रूम का भाड़ा को जोड़कर कुल मशीन घंटों से विभाजित किया जाता है। सूत्र, मशीन आवर रेट कुल मशीन खर्च कुल मशीन घंटे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, टाइप्स ऑफ लेबर, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट लेबर वो श्रम जो सीधे उत्पादन में लगता है। इनडायरेक्ट लेबर वो श्रम जो सहायक कार्य करता है, जैसे सुपरवाइजर, क्लर्क आदि। ओवरटाइम प्रीमियम, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ओवरटाइम का अतिरिक्त भुगतान ओवरटाइम प्रीमियम कहलाता है। यदि ओवरटाइम सामान्य कारणों से हो तो इसे फैक्ट्री ओवरहेड्स में जोड़ा जाता है। अगर ओवरटाइम किसी विशेष कस्टमर ऑर्डर के कारण हो तो इसे उसी ऑर्डर की लागत में शामिल किया जाता है। डिफरेंस बिटवीन एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट। एलोकेशन खर्च को सीधे किसी विभाग में चार्ज करना। अपॉर्शनमेंट खर्च को कई विभागों में तार्किक आधार पर बांटना। स्टेप्स इन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन, कुल ओवरहेड खर्चों का निर्धारण, उचित आधार का चयन, मशीन आवर्स, लेबर आवर्स आदि। एब्जॉर्प्शन रेट निकालना, प्रत्येक उत्पाद पर ओवरहेड लागू करना। यूनिट 3, कॉस्ट शीट रेकंसिलिएशन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, व्हाट इज यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग? एक्सप्लेन इट्स नीड एंड इंपॉर्टेंस। इकाई उत्पादन लागत क्या है? इसकी आवश्यकता और महत्व समझाइए। यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग एक ऐसी कॉस्टिंग टेक्निक है जो उन इंडस्ट्रीज में यूज होती है जहां एक समान उत्पाद बड़े पैमाने पर लगातार बनाए जाते हैं, जैसे ईंट, सीमेंट, कोयला, बिजली, ईंट भट्ठे, बोतलें, चीनी आदि में एक यूनिट की कॉस्ट निकाली जाती है। टोटल कॉस्ट, टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड कॉस्ट पर यूनिट की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि इससे पता चलता है कि एक यूनिट बनाने में कितनी लागत लगी, सेलिंग प्राइस कितना रखना चाहिए, प्रॉफिट कितना होगा और इनएफिशिएंसी कहां पर है। मैनेजमेंट प्रोडक्शन प्लानिंग, प्राइसिंग डिसीजंस और कॉस्ट कंट्रोल के लिए इसका उपयोग करती है। क्वेश्चन 2, प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट फ्रॉम गिवन डेटा। कॉस्ट शीट वो स्टेटमेंट है जिसमें किसी अवधि की कुल लागत को क्रमबद्ध तरीके से दिखाया जाता है, जैसे प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल्स। फॉर्मेट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस अपॉन एडमिन ओवरहेड्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स। एग्जाम में न्यूमेरिकल डेटा दिया होगा, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड्स, ओपनिंग अपॉन क्लोजिंग स्टॉक, और उसी फॉर्मेट के अनुसार आपको कॉस्ट शीट तैयार करनी होती है। यह हमेशा एग्जाम में हाई स्कोरिंग क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन 3, एक्सप्लेन टेंडर प्राइस एंड हाउ इट इज डिटरमिन्ड यूजिंग अ कॉस्ट शीट। टेंडर मूल्य क्या है? कॉस्ट शीट के आधार पर इसकी गणना कैसे होती है? टेंडर प्राइस वो प्राइस है जिस पर कोई फर्म किसी प्रोजेक्ट या कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने का प्रस्ताव देती है। ये प्राइस कॉस्ट शीट से निकाली गई कॉस्ट पर आधारित होता है। प्रोसेस, सबसे पहले कॉस्ट शीट बनाई जाती है और कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाला जाता है। उसके बाद एक निश्चित परसेंटेज का प्रॉफिट जोड़ा जाता है, जैसे 20%, 25% या क्लाइंट के अनुसार। फाइनल अमाउंट को टेंडर प्राइस कहा जाता है। फॉर्मूला, टेंडर प्राइस एस्टिमेटेड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट से कंपनी ये सुनिश्चित करती है कि कॉस्ट भी रिकवर हो जाए और डिजायर्ड प्रॉफिट भी मिल जाए। क्वेश्चन 4,
What is reconciliation statement? Why is it prepared? पुनर्समायोजन विवरण क्या है? इसे क्यों तैयार किया जाता है? रेकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट की तुलना की जाती है। दोनों प्रॉफिट्स अलग हो सकते हैं क्योंकि कुछ खर्च सिर्फ फाइनेंशियल बुक्स में दिखते हैं, कुछ आइटम्स सिर्फ कॉस्ट बुक्स में होते हैं, वैल्यूएशन मेथड्स अलग होते हैं, ओवरहेड्स का एब्जॉर्प्शन अलग होता है। लिए रेकन्सिलिएशन आवश्यक होता है ताकि दोनों रिकॉर्ड्स के बीच डिफरेंसेस का सही कारण पता चल सके और मैनेजमेंट को एक सही प्रॉफिट इग्योर मिल सके। शॉर्ट आंसर: टाइप्स क्वेश्चंस डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अंडर एब्जॉर्प्शन, ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। यूनिट 4 क्वेश्चन: एक्सप्लेन प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रिपेयर अ प्रोसेस अकाउंट फ्रॉम गिवन डेटा। प्रक्रिया लागत का वर्णन करें और प्रक्रिया खाता तैयार करें। प्रोसेस कॉस्टिंग एक ऐसी कॉस्टिंग टेक्निक है जो उन इंडस्ट्रीज में यूज होती है जहां प्रोडक्शन कंटिन्यूअस होता है, जैसे केमिकल इंडस्ट्री, ऑयल रिफाइनरी, शुगर मिल, पेपर, टेक्सटाइल, सोप, पेंट, सीमेंट एटसेट्रा। इसमें प्रोडक्शन को अलग अलग प्रोसेसेस में डिवाइड कर दिया जाता है। प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। हर प्रोसेस के लिए अलग प्रोसेस अकाउंट बनाया जाता है। प्रोसेस कॉस्टिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है एक एक प्रोसेस के अंदर प्रति इकाई लागत निकालना। प्रोसेस अकाउंट का बेसिक फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है: डेबिट साइड बार, ओपनिंग स्टॉक ऑफ प्रोसेस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स, प्रीवियस प्रोसेस से ट्रांसफर हुआ आउटपुट, क्रेडिट साइड बार, नॉर्मल लॉस एगर हो टू, एबनॉर्मल लॉस एगर हो टू, फिनिश्ड आउटपुट जो नेक्स्ट प्रोसेस या फिनिश्ड स्टॉक में ट्रांसफर होता है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रोसेस। इसके बाद टोटल कॉस्ट को आउटपुट क्वांटिटी से डिवाइड करके पर यूनिट कॉस्ट निकलते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको डेटा दिया होता है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, लॉस परसेंटेज, और आपको इसी फॉर्मेट में प्रोसेस अकाउंट बनाकर पर यूनिट कॉस्ट ना होता है। क्वेश्चन 2, डिस्कस नॉर्मल एंड एबनॉर्मल वेस्टेज इन प्रोसेस कॉस्टिंग। सामान्य एवं असामान्य अव्यय क्या है? गणना सहित बताइए। प्रोसेस कॉस्टिंग में 2 प्रकार के वेस्टेज होते हैं। नॉर्मल वेस्टेज, ये वो लॉस है जो प्रोसेस के नेचर के कारण हाई होता है, जैसे इवेपोरेशन, ड्राइंग, हैंडलिंग लॉस, नॉर्मल स्क्रैप। इसका कॉस्ट गुड यूनिट्स में हाई एब्जॉर्ब कर दिया जाता है, यानी नॉर्मल लॉस को कॉस्ट नहीं दी जाती बल्कि बची हुई यूनिट्स की कॉस्ट बढ़ जाती है। अगर नॉर्मल लॉस का स्क्रैप वैल्यू मिलती है तो उसको प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर दिखाया जाता है। एबनॉर्मल वेस्टेज, ये एक्स्ट्रा लॉस है जो नॉर्मल से ज्यादा होता है, जैसे मशीन ब्रेकडाउन, खराब सुपरविजन, गलती से ज्यादा हीट लगाना, नेग्लिजेंस। एबनॉर्मल लॉस का कॉस्ट अलग से कैलकुलेट किया जाता है पर यूनिट प्रोसेस कॉस्ट एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स। इसको कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ले जाया जाता है ताकि मैनेजमेंट को पता चले कि ये अवॉइडेबल लॉस है। क्वेश्चन 3 एक्सप्लेन जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। डिस्क्राइब मेथड्स ऑफ अपोर्शनिंग जॉइंट कॉस्ट्स। संयुक्त एवं सहोत्पाद क्या है? संयुक्त लागत के वितरण की विधियां बताइए। जॉइंट प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक हाई कॉमन मटेरियल और प्रोसेस से एक साथ निकलते हैं और उनकी इकोनॉमिक वैल्यू लगभग बराबर होती है, जैसे ऑयल इंडस्ट्री में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, डेयरी इंडस्ट्री में घी, क्रीम, बटर। बाय प्रोडक्ट्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू मेन प्रोडक्ट से काफी कम होती है, जैसे सॉ मिल में बचा हुआ बुरादा, सॉडस्ट, शुगर इंडस्ट्री में मोलेसिस। जॉइंट कॉस्ट का मतलब है वो कॉस्ट जो स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक सब प्रोडक्ट्स के लिए कॉमन होती है। इन जॉइंट कॉस्ट्स को अलग अलग प्रोडक्ट्स में बांटने के लिए कुछ मेथड्स यूज किए जाते हैं। फिजिकल यूनिट्स मेथड, क्वांटिटी, वेट या वॉल्यूम के बेसिस पर कॉस्ट का वितरण। सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ मेथड, जिस प्रोडक्ट की सेल्स वैल्यू ज्यादा, अस पर जॉइंट कॉस्ट का ज्यादा हिस्सा। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड, सेल्स वैल्यू माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट के बेसिस पर जॉइंट कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन। एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड, टोटल जॉइंट कॉस्ट को टोटल क्वांटिटी से डिवाइड करके सब यूनिट्स पर समान कॉस्ट लगाना।
बाय प्रोडक्ट्स के केस में उनकी सेल्स वैल्यू को कभी कभी मेन प्रोडक्ट की लागत से माइनस कर देते हैं या अदर इनको मी ट्रीट करते हैं। क्वेश्चन 4, एक्सप्लेन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। प्रिपेयर अ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। अनुबंध लागत का वर्णन करें। अनुबंध खाता तैयार कीजिए। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एक ऐसी कॉस्टिंग टेक्निक है जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए यूज होती है, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रोड, ब्रिज, डैम, शिप बिल्डिंग एटसेट्रा। यहां पर हर कॉन्ट्रैक्ट को एक सेपरेट कॉस्ट यूनिट माना जाता है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एक प्रकार का स्पेशल ट्रेडिंग अकाउंट है जिसमें पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सारे खर्च और इनकम दिखाए जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड पर मटीरियल्स इशूड टू साइट, लेबर कॉस्ट, प्लांट एंड मशीनरी एट साइट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, साइट ओवरहेड्स, सब कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट्स। क्रेडिट साइड पर वर्क सर्टिफाइड, इंजीनियर या आर्किटेक्ट द्वारा अप्रूव किया गया काम। वर्क अनसर्टिफाइड, जो काम हो चुका है पर अभी सर्टिफाई नहीं हुआ। प्लांट रिटर्न्ड, मटीरियल्स रिटर्न्ड, क्लोजिंग मटीरियल्स एट साइट। इसके बाद नोशनल प्रॉफिट या लॉस निकलकर रूल्स के अनुसार कुछ हिस्सा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में और कुछ हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। क्वेश्चन 5, हाउ इज प्रॉफिट ऑन कंप्लीटेड एंड अनकंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट्स डिटरमिन्ड। पूर्ण अपूर्ण अनुबंधों पर लाभ की गणना कैसे की जाती है। कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट सिंपल होता है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट फुल प्रॉफिट, और ये पूरा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए नोशनल प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट यूज होता है। नोशनल प्रॉफिट वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड प्लस कैश रिसीव्ड एटसेट्रा, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट। इस नोशनल प्रॉफिट का पूरा हिस्सा तुरंत नहीं लेते बल्कि प्रोपोर्शनेट लेते हैं, जैसा कि एग्जाम में दिए गए रूल्स। जैसे अगर वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 1/4 से कम है, प्रॉफिट नहीं लेते या बहुत कम लेते हैं। अगर वर्क सर्टिफाइड 1/4 से ज्यादा लेकिन 1/4 से कम है, ट्रांसफर टू PL नोशनल प्रॉफिट कैश रिसीव्ड बटा वर्क सर्टिफाइड 1/3। अगर वर्क सर्टिफाइड आधा से ज्यादा है, ट्रांसफर टू PL नोशनल प्रॉफिट कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड 2/3। बाकी प्रॉफिट रिजर्व में रहने दिया जाता है जब तक कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह कंप्लीट ना हो जाए। क्वेश्चन 6, व्हाट इज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। एक्सप्लेन इट्स एप्लीकेशन इन ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल, कैंटीन एटसेट्रा। परिचालन लागत क्या है। परिवहन, अस्पताल, कैंटीन आदि में इसके प्रयोग समझाइए। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को सर्विस कॉस्टिंग भी कहते हैं। ये अन सर्विसेज के लिए यूज होता है जो टैंजिबल प्रोडक्ट नहीं बनती बल्कि सेवाएं देती है, जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कैंटीन्स, थिएटर्स, पावर हाउस, वाटर सप्लाई एटसेट्रा। इसमें कॉस्ट पर यूनिट और सर्विस निकाली जाती है, जैसे ट्रांसपोर्ट में कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर या कॉस्ट पर टन किलोमीटर, हॉस्पिटल में कॉस्ट पर पेशेंट डे, कैंटीन में कॉस्ट पर मील, होटल में कॉस्ट पर रूम नाइट। यहां पर सभी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फ्यूल, सैलरी, मेंटेनेंस, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी को जोड़कर टोटल सर्विस यूनिट से डिवाइड करते हैं ताकि पर यूनिट ऑपरेटिंग कॉस्ट निकल सके। ये मैनेजमेंट को प्राइसिंग डिसाइड करने, सब्सिडी पॉलिसी बनाने और एफिशिएंसी चेक करने में मदद करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्विक रिवीजन, कॉस्ट शीट न्यूमेरिकल, यूनिट 3 के लिए शॉर्ट, लेबर कॉस्ट, आइडल टाइम, ओवरटाइम, वेज प्लान्स, प्रोसेस अकाउंट, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस गेन के साथ, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, नोशनल प्रॉफिट और प्रॉफिट ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स के रूल्स, ओवरहेड्स, प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, थियोरी प्लस शॉर्ट नोट्स। इन सब पर स्ट्रॉन्ग पकड़ होगी तो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। दोस्तों, ये था प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का पूरा कंसेप्चुअल रिवीजन एग्जाम ओरिएंटेड स्टाइल में। अगर आपको किसी दूसरे सब्जेक्ट के भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चाहिए या यूनिट्स जैसे कॉस्ट शीट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड्स के लिए सेपरेट वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक,
एक प्यारा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।